किसी को भी लास्ट क्लास में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 2 प्रूफ करवाया था लास्ट क्लास में, गॉस लॉ का प्रूफ बताया था आपको, एंड देन आपको फिर गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ का प्रूफ करना बताया था। ठीक है, तो किसी को भी डाउट है तो आप हैंड रेस कीजिए और उस डाउट को क्लियर कीजिए जब तक बाकी बच्चे ऐड हो रहे हैं। किसी को कोई डाउट नहीं? वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, जब किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अब जो हम लोगों को आज पढ़ना है वो है हम लोगों का एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। कि हम लोग जो गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, गॉस लॉ का कहाँ यूज़ है, कैसे इस गॉस लॉ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं आपका फिजिक्स में या फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स में, और इसका यूज़ कैसे करेंगे बाकी चीज़ों में के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। गॉस लॉ का यूज़ हम लोग आपका लाइन चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कर सकते हैं, आपका हेमिस्फीयर के वजह से निकालने के लिए कर सकते हैं, या फिर स्फीयर के वजह से, सॉलिड स्फीयर है उसके वजह से, हॉलो स्फीयर है उसके वजह से। तो उन चीज़ों के वजह से अगर हम लोगों को आपका निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग उस जगह पे गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग ये देखेंगे कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन लाइट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वो जानने के पहले हम लोगों को ये समझना है कि भाई लाइन चार्ज होता क्या है और कैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप लाइन चार्ज समझिए कि क्या है। लाइन चार्ज का मतलब है कि आप कोई भी यहाँ पे आप लाइन ले लो। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन है, राइट, और इस स्ट्रेट लाइन के चार ओर आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस स्ट्रेट लाइन पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज। दिस विल बी कॉल्ड एज लाइन चार्ज, क्योंकि ये लाइन की तरह है और इस लाइन पे टोटल आपका चार्ज रखा हुआ है या चार्ज है, चार्ज लाइन है। बोलोगे सर चार्ज लाइन कैसे हो सकता है, तो चार्ज लाइन ऐसे हो सकता है कि मान लो आप कोई भी चीज़, कोई रॉड ऐसा है और उस रॉड पे उसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, तो रॉड ने जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो डेफिनेटली वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा, तो वो रॉड आपका ऐसा है। ठीक है, अब हम लोग क्या, ये लाइन चार्ज जो है वो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। इन्फिनिटी मतलब इसका एंड कभी नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये लाइन चार्ज में हम लोगों को इसके वजह से कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बोलेगा कि इस ये हमारा प्लस, ये डॉट 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 मतलब यहाँ आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, दिस वन इज गोइंग टिल इन्फिनिटी। ठीक है, हम लोग को बोल दिया कि इससे यहाँ से एक आर डिस्टेंस पे, ठीक है, ये पॉइंट पी ले लिया और इस पॉइंट पी पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसा होगा, तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमेशा से हम लोग एक इमेजिनरी चार्ज रख लेते थे +1। तो अगर यहाँ पे +1 का आप चार्ज रखोगे, ठीक है, और +1 का चार्ज रखने के साथ ही +1 का चार्ज जैसे ही यहाँ आप रखोगे तो ये जो चार्ज आपके पास रहेगा, ये जो चार्ज आपका किस पे है, लाइन चार्ज पे, वो इस +1 के चार्ज को रिपेल करना शुरू कर देगा। किस साइड, इस साइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कहीं भी आप मान लो यहाँ पे पॉइंट लोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स राइट, यहाँ पे पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स राइट, इसके तरफ से यहाँ पे लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट। अब इस साइड कहीं पे पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा, यहाँ पे कहीं पे लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा। ठीक है,
तो हमें फाइंड करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आप निकाल लिए, ठीक है। अब फाइंड करना है कि भाई इसका डायरेक्शन का ये जो मैग्नीट्यूड है कितना होगा, मतलब कि कितनी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसमें आप गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग को वो चीज़ सोचना है। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के टाइम हमेशा से माइंड में एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि गॉस लॉ हमेशा एप्लीकेबल केवल है क्लोज्ड सरफेस के लिए। हमेशा से बताता आ रहा हूँ, जब भी गॉस लॉ बताया है, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। गुड मॉर्निंग जेडी, कितना दिन बाद आए हैं क्लास? सबको जेडी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, बहुत दिन बाद क्लास आए हैं बेचारे, ठीक है। चलिए कोई नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक क्लोज सरफेस हम लोगों को कंसिडर करना होगा, क्योंकि गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए लगता है। तो क्लोज सरफेस आप एक लाइन चार्ज के लिए देखोगे तो वो क्लोज सरफेस उसी के शेप का होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास ये एक पेन है, इस पेन को आप कंसिडर करोगे एक पतला सा पेन है या इसके अंदर रिफिल डाला हुआ है, तो वो रिफिल का शेप या फिर इस पेन का शेप आप देखोगे तो सिलेंडर की तरह आपको दिखेगा, राइट। ये हमेशा कैसा दिख रहा है? सिलेंडर की तरह। तो लाइन चार्ज के अराउंड हम लोगों को एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। इमेजिनरी मतलब कि आपका क्या हो गया, जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी सरफेस आपको कंसिडर करना पड़ेगा और उसका शेप कैसा होगा? तो उसका शेप होगा सिलेंड्रिकल शेप। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके चारों ओर एक सिलिंड्रिकल सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे सिलिंड्रिकल सरफेस ये आ गया, ठीक है। और इस सिलिंड्रिकल सरफेस, ये सिलिंड्रिकल सरफेस ऐसा है कि ये पी के ऊपर है, मतलब पी इसके सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। और दूसरा सरफेस यहाँ पे अभी देखो एक नीचे बनाएंगे, ये आ गया आपका सिलिंड्रिकल सरफेस। और सिलिंड्रिकल सरफेस का जो हाइट हम लोग लेंगे वो सिलिंड्रिकल सरफेस का हम लोग हाइट अज्यूम कर लेते हैं, ये आपका h है, ठीक है। ये सरफेस का हाइट क्या है? h हाइट है, ठीक है। या फिर इस लाइन का लेंथ h ले लो या फिर सिलेंडर का हाइट h ले लो। अब देखो ये जो जितना चार्ज था वो एक क्लोज सरफेस के अंदर चला गया। अब क्योंकि गॉस लॉ हम लोग को हमेशा किस में लगाना है? क्लोज सरफेस के अंदर। हमने इमेजिनरी एक सरफेस अज्यूम कर लिया, दिस वन इज इमेजिनरी, ठीक है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस हमने कंसिडर किया है वो इमेजिनरी सरफेस है, सरफेस, ठीक है। इमेजिनरी किसी किसी किताब में, किसी किसी बुक में आपको लिखा हुआ रहेगा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है जिसमें हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं, उसी को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से रखिएगा कि यहाँ इमेजिनरी सरफेस लिखो या इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, दोनों सेम ही चीज है। अब ये चीज हमारा पॉइंट पी यहाँ पे है, पॉइंट पी पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको तो ऑलरेडी पता है कि आप क्या लिखते थे? गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ में आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग क्या करते थे, फाई इक्वल्स टू ई डॉट अकॉर्डिंग टू गॉस, राइट। फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्या होता था? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, dot ds equals to q by epsilon नॉट। ये चीज हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब देखिए ये जो सरफेस रहेगा, ठीक है, ये सरफेस का आपको चार्ज आप पता नहीं कर सकते हो कि टोटल चार्ज कितना है। इसलिए नहीं पता कर सकते हो क्योंकि वो इनफाइनाइट लाइन है। इस टोटल सरफेस का जो टोटल आपका लेंथ है चार्ज का वो भी पता नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लेंथ जो है वो आपका कितना है? बहुत इनफाइनाइट है, ठीक है। मगर चार्ज पर यूनिट लेंथ पता कर सकते हो, सिग्मा आपका। इस केस में हम लोग का इसका दिया हुआ है कि इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा होना चाहिए, मतलब कि 3 सेंटीमीटर का लेंथ पे 6 कूलम है या फिर 3 सेंटीमीटर का लेंथ पे 3 कूलम है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर का
लेंथ पे 3 कूलम है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया 1 कूलम पर मीटर। अगर 3 सेंटीमीटर का लेंथ पे 6 कूलम है तो आपका हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ आपका 2 कूलम पर मीटर। तो यहाँ पे आपका 5 EDS = Q/ε। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इस साइड और साथ में ds का भी डायरेक्शन इस साइड, ये ds हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का डायरेक्शन इस साइड, तो दोनों के बीच का एंगल बताइएगा सब आप लोग चैट में कि इस केस में E और ds के बीच का एंगल कितना होगा। सबका जवाब चैट में आना चाहिए। चलो ठीक है, मैक्सिमम लोगों को आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो है 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री है तो EDS cos 0 यहाँ पे आ जाएगा। क्या लिख लेंगे भाई, इंटीग्रेशन E.ds cos 0 डिग्री, E.ds या फिर EDS cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि 1 होता है। यहाँ पे आ गया Q/ε0, ये आ गया Q/ε0। चार्ज अभी तक हम लोगों को पता नहीं है कि चार्ज क्या है इसका, ठीक है। चार्ज आपका क्या है नहीं पता, तो ये हो गया E.ds = cos 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पे E तो बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन बच जाएगा ds यानी कि सिलेंडर का सरफेस एरिया। E.ds = Q/ε0, ठीक है। अब Q/ε0 आ गया। आप तो बताइएगा सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है चैट में। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? रोशन, आपको पकड़ करके पीटूंगा किसी दिन, आप मिलिए लॉकडाउन के बाद। रोशन कुमार, कितना होता है सिलेंडर का सरफेस एरिया? किधर गया रोशन? देखिए जरा, रोशन शकल दिखाइए जरा अपना। रोशन, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, कितना होता है सरफेस एरिया? सर सरफेस यानी सर्कल ना हुआ? सरफेस सर्कल को नहीं बोलते बेवकूफ, उसको बेस बोलते हैं, आधार। सरफेस का मतलब वो कर्व्ड सरफेस। ओ, उसका 2πr। हाँ चलिए ठीक है, इसका मतलब पता है। चलिए ठीक है कोई नहीं। चलिए ठीक है, अब वापस से आते हैं उस पर। तो सरफेस एरिया अभी उसका होता है 2πRh, ठीक है। तो 2πRh होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे E × 2πRh, क्योंकि इंटीग्रेट करने पे टोटल उसका सरफेस एरिया यानी कि 2πr। और हाइट तो ऑलरेडी हमने h लिया, देखो ये इमेजिनरी हाइट जो थी वो h ही लिया, ठीक है। तो 2πRh = Q/ε0, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम लोग को E निकाल लेना है। तो E आप जब निकालोगे तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा E आपका, E यहाँ से हम निकाल लेंगे E की वैल्यू। देखिए E को थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा E की वैल्यू इधर ही लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए, बाकी को नीचे ले जाइए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Q/, ठीक है। देखो ये नीचे चला जाएगा टोटल, तो 2πRh और ε0। अब देखो आप सोचोगे कि क्यू में ही रहने दें, इतना ही आंसर छोड़ दें। नहीं, इतना आंसर नहीं रह सकता, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन पे कितना का चार्ज है वो हमें पता नहीं रहेगा, कभी भी पता नहीं रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात। तो आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि चार्ज क्यू है। और यहाँ से देखो तो जरा सा कि आपका क्या हो जाएगा, इसका हाइट कितना है h। हाइट तो यहाँ h ही है, टोटल इनफाइनाइट है, लेकिन सिलेंडर का हाइट तो h ही है ना, तो h तक लेंगे तो लैम्डा हो जाएगा Q/h। देखो यहाँ पे Q/h हो रहा है,
तो Q बाई एच हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे लैम्डा। क्या आ गया? लैम्डा। तो नीचे क्या बचेगा? 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्या बचेगा? 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अब आप इतना में आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आपको एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है, और दूसरा मैं अभी आपको जो चीज़ बताऊंगा वो भी याद रखना है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा आसान होता है लिखना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और थोड़ा सा अरेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो तो जरा सा 2 से नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आर। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। और देखो तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, क्या इसी को के बोलते थे? तो आपका आंसर आएगा 2k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा बाई आर। तो आपको दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं। कौन कौन से? एक ये पूरा प्रूफ ध्यान रखना है, पूरा प्रूफ आपको पूछा जा सकता है जैक बोर्ड में। सीबीएसई में बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांस में इसको पूछता है। ठीक है, लेकिन जैक में इसका प्रूफ पूछता है। ठीक है, तो जैक में चूंकि इसका प्रूफ पूछता है तो आपको प्रूफ प्रैक्टिस करना है। और फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला आपका आएगा E इक्वल टू, दो फॉर्मूला याद रखना है। एक याद रखना है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा याद रखना है 2k लैम्डा बाई आर। दूसरा याद रखना है 2k लैम्डा, के की वैल्यू कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर के की वैल्यू आप दूसरा चीज भी लिख सकते हो 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये आपको पूछता है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला आप ब्लॉक कर लेंगे हम लोग, और इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलो इतना में अभी किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे बताइए पहले। यहाँ पे अभी हम लोग आज यहीं रखेंगे। रोशन, हाँ रोशन बोलिए। सर ई का वैल्यू पुट करके क्यू क्यू काट देते तो? क्या किसका वैल्यू पुट करके? जैसे E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, तो ई तो रोशन, क्यू। ई का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। ये पॉइंट चार्ज है क्या रोशन? ये तो लाइन चार्ज, नो सर। ये तो यस लाइन सर। चार्ज। यस ठीक सर। है, ठीक है सर। क्लियर? गौरव, जो आपने पूछा है क्वेश्चन की पी का पॉइंट कहाँ है, पी पॉइंट जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन, मतलब ऑन द गॉसियन सरफेस पे है। वो जो सिलेंडर लिया है हमने, सिलेंडर के सरफेस पे, ना तो अंदर ना तो बाहर। ठीक है, पी पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर। इज इट क्लियर गौरव? चलो ठीक, तो ये हम लोगों का था। अब देखिए, जैसे जैसे हम लोगों को इसका अब देखना है कि ग्राफ ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, ग्राफ हम लोग देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर। यहाँ पे हम लोग इसका देखेंगे ग्राफ। ये जितने ग्राफ बताऊंगा मैं, सब ग्राफ आप लोग को याद रखने हैं। वो इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ग्राफ्स पूछता है। ठीक है, अब चूंकि सीबीएसई और जैक दोनों में ऑब्जेक्टिव कर दिया है, जैक में भी ऑब्जेक्टिव है आपका 15 क्वेश्चन, और सीबीएसई में भी इस साल से 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू, और 10 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का रहेगा 1 वर्ड आंसर या 1 लाइन आंसर। तो 10 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आप लोग को ही पूछता है सीबीएसई में भी। तो मतलब तो ऑब्जेक्टिव के लिए ग्राफ आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसा ग्राफ होता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि ग्राफ कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, जैसे जैसे आप थोड़ा सा इस फॉर्मूला को देखो, आर की वैल्यू आप बढ़ाओगे यानी डिस्टेंस बढ़ाने पे, ठीक है, आर की वैल्यू बढ़ाने पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। तो जो इसका ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, ध्यान से देखिए। यहाँ ये आर ई इधर जाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ने पे देखिए आपका क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो ये है हमारा ई वर्सेस आर, ये इधर रहेगा ई और यहाँ पे रहेगा आर।
और इसको लिख सकते हैं हम लोग कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, अरे यार क्या इरेज करो इसको, E is inversely proportional to R, ठीक है, E inversely proportional to 1 R, inversely proportional to R, ये चीज़ हम लोगों का हो गया ग्राफ। तो जैक पे आपको ये प्रूफ के साथ ये दोनों फार्मूला और ग्राफ सब याद रखना है। सीबीएसई में ये प्रूफ यूजुअली पूछता नहीं है, बहुत आसान सा प्रूफ है तो बहुत पूछेगा नहीं, बट ग्राफ आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना। इस पर कोई डाउट है अभी तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग अगला प्रूफ की तरफ चलेंगे। किसी को भी कोई डाउट इस प्रूफ में तो पूछ सकते हैं। जेडी हरीश, आपको समझ आया? जेडी आवाज आ रही है आपको मेरी? चलो लगता है वीडियो ऑफ करके सो गए, ठीक है कोई नहीं। बाकी लोग और किसी को कोई डाउट? अरुण कुमार, हाँ अरुण बोलिए। अरुण आवाज आ रही है आपको? लग रहा है आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी तो आ रहा है, नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम लग रहा है आपका, क्योंकि आवाज वाइब्रेट होके आ रहा है। और कई बात ग्राफ बताया फिर वो फिर से बताइए। अच्छा ग्राफ बता दो। हाँ ठीक है ग्राफ बता दो। आवाज आ रहा है? हाँ ठीक है, मैं ग्राफ बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। तो ग्राफ फिर से बताइए। हाँ ठीक है बता दो। तो ग्राफ फिर से बताऊंगा। अरे हाँ बाबा बता दे रहा हूँ रिपीट करके बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि आपका ये जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, इस फॉर्मूला को देखिए, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। बस इस चीज़ का सोच के हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। मतलब मान लो अभी आप, मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास कोई वैल्यू है 5, अब 5 को आप डिवाइड करो 10 से तो आएगा 1/2, ठीक है। फिर 5 को डिवाइड करोगे 20 से, तो 20 से तो आएगा आपका 1/4। तो इसी तरह देखो ये 1/2 आएगा, फिर 1/4 आएगा, फिर ये कंटिन्यू 1 किसी ना किसी केस में 1/6 आएगा, किसी ना किसी केस में 1/8 आएगा। तो ये आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आर देखो नीचे की वैल्यू बढ़ा रहे हो, नीचे की वैल्यू बढ़ाते जाने पे टोटल ई की वैल्यू, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू घटती जा रही है। तो वही चीज़ हम लोगों को नोटिस करना है और इसके बाद हम लोगों को बस ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको वो चीज़ घटाते जाना है, राइट। तो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू बढ़ाई, देखो आर की वैल्यू जैसे जैसे यहाँ पे सबको रेड स्पॉट पे ध्यान दीजिएगा, जैसे देखो आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ई की वैल्यू घट रही है। सबसे पहले ई की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम थी, हमने आर बढ़ाया, आर बढ़ाते बढ़ाते ई घटता गया। देखो जैसे ही आर पहुंचने लगा इन्फिनिटी पे तो ई सबसे कम होने लगा। तो अगर इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी तो अनंत है, जो आपका यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट है, आप कहीं पे एंड पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो इसीलिए वो हम लोग यहाँ पे जीरो नहीं करते, जीरो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ का एंड इनफाइनाइट पे पहुंच नहीं सकते, ठीक है, इसलिए जीरो से हमने यहाँ पे मैच नहीं किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस प्रूफ क्लियर टू एवरीवन? चैट में बताइए। तो अच्छा ठीक है, और देखते हैं किनको किनको डाउट है। शीतल, हाँ शीतल बोलिए। सर वहाँ पे जो के, हेलो हाँ बोलिए सुन रहा हूँ। सर वहाँ समझ नहीं आया, कहाँ पे? 2πr के नीचे नीचे वाला लाइन में 2πr में मैंने क्या किया है, हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इस जगह पे, इस जगह पे बोल रहे हो आप? हाँ यहाँ पे क्या किया ना कि yes, Q/H, लैम्डा, देखो लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ,
चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि Q बाई H, क्योंकि इसकी हाइट H ली थी, ठीक है। और ये Q बाई H को, ये जो Q बाई H है इसको लैम्डा लिखते हैं, ठीक है। और लैम्डा बाई आ गया क्या 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या किया, खुद से 2 से मल्टीप्लाई किया और खुद से 2 से डिवाइड किया। बोलोगे कि सर क्यों किए, तो इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए, थोड़ा छोटा बनाने के लिए, देखो लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा 2 के लैम्डा बाई आर थोड़ा छोटा लगता है, याद करने में भी आसान होगा ना। सर वहाँ क्यू की जगह पे लैम्डा लिखे हैं। Q बाई H के जगह पे लैम्डा लिखा हूँ शीतल, बता तो रहा हूँ कि Q बाई H को लैम्डा बोलेंगे ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। आप चार्ज पर यूनिट लेंथ पहले पढ़े हो शीतल? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मैं पूछ रहा हूँ आप चार्ज पर यूनिट लेंथ पहले पढ़े हो? यस सर। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। चार्ज हम लोग माने हैं कि Q है और इसका हाइट कितना था H, ये Q चार्ज था, इसमें यहाँ से यहाँ तक का चार्ज Q था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का चार्ज हम लोग मान लिए कि Q है, ठीक है। और हाइट कितना है H, तो Q बाई H को लैम्डा नहीं बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। यस सर। तो वही Q बाई H को यहाँ पे ये जो Q बाई H है उसको लैम्डा लेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। चलो ठीक है। E इक्वल टू 0 इन्फिनिटी के अलावा और कहीं होता है क्या सर? नहीं, कहीं नहीं होता। E इक्वल टू 0 इन्फिनिटी के अलावा और कहीं नहीं होता है, ठीक है। चलो अभी बाकी किसी और को कोई दिक्कत है तो आप बताओ। हैंड राहुल है, ओके। हाँ राहुल बताइए। सर अगर जैसे आर का वैल्यू बढ़ता है तो ये ई घटता है, हाँ ठीक है। तो वैसे अगर ई बढ़ेगा तो आर का वैल्यू भी घटेगा सर। R का वैल्यू बिल्कुल घटेगा। सर उसका ग्राफ कैसा होगा सर? तो वही ग्राफ तो है, उसी को उल्टा बना दीजिए। उल्टा हो जाएगा। हाँ ये ग्राफ है, इसका मिरर ले लीजिए। इसका ग्राफ अगर आर लोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट होगा, यही ग्राफ होगा ना दोनों का। दोनों का ग्राफ आपका यही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना आर घटा रहे हो, आर घटा रहे हो मतलब पीछे जाओ, पीछे जाओ तो देखो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है। यस सर। हम लोगों ओके। को ये ग्राफ यहाँ तक ये ध्यान रखना है, ये हम लोगों का आज ये टॉपिक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों का पहले हम लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फीयर बोल रहा हूँ, स्फीयर। अब स्फीयर जो है वो दो तरीके के होंगे, ठीक है। एक कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा कंडक्टिंग स्फीयर, और एक कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। और दूसरा जो बोलेगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कहीं कहीं लिखा हुआ होगा हॉलो स्फीयर, कहीं कहीं लिखा हुआ होगा सॉलिड स्फीयर। तो हम लोगों को ये चीज देखना है कि कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, हॉलो स्फीयर क्या होता है और सॉलिड स्फीयर क्या होता है। तो सबसे पहले ये चीज समझिए कि हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के अंदर, हॉलो का मतलब क्या, खोखला, अंदर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अंदर कुछ नहीं होगा, तो अंदर कुछ नहीं होगा यानी कि आपका जो भी चार्जेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होंगे, ठीक है। जो भी चार्जेस होंगे वो सरफेस पे होंगे। आज हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज जूम टाइम लिमिट दिखा रहा है, कल टाइम लिमिट नहीं दिखाया था, लगता है कल आशीष का बात लगता है जूम वाले ने सुन लिया कि सर जूम वाला सुन लेगा, ठीक है। तो आज टाइम लिमिट दिखा रहा है, तो हम लोग आज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी बस हम लोग समझ लेते हैं, बाकी नेक्स्ट प्रूफ कल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट दिखा रहा है आज। तो हम लोग देखते हैं कि बाकी सारी चीजें होती क्या है। इसके बाद फिर ये बोर्ड में आज शेयर कर दूंगा, और ये सारा आपको क्या कहते हैं, सारा जो है आपको फिर से खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी नोट्स में दे दूंगा, बट ये बोर्ड भी शेयर करूंगा, ये प्रूफ आपको खुद से प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये प्रूफ आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले समझते हैं कि स्फीयर, हॉलो स्फीयर क्या होता है।
देखिए आप हॉलो स्फीयर का बात करो तो आप समझ सकते हो टेनिस बॉल के अंदर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। टेनिस बॉल के अंदर जो होता है वो खाली होता है, खोखला होता है। और आप अगर आपको लेना है क्या कहते हैं सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर आप समझ लो कि सॉलिड स्फीयर आपका हो गया तरबूज के अंदर सारा कुछ भरा हुआ होता है, राइट। कोई भी आप फल ले लो, अमरूद ले लो या कुछ भी ले लो, वैसा जरूरी नहीं है कि तरबूज लो, बट आपका अंदर जो चीज होना चाहिए मैटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैटर अंदर नहीं है, ठीक है, खाली खोखला नहीं होना चाहिए। तो खोखला आपका टेनिस बॉल खोखला होता है, बट आपका तरबूज या बाकी सारी चीजें होती है वो खोखला नहीं होता, राइट। तो वो हो गया आपका। देखो, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे हॉलो स्फीयर की, तो हॉलो स्फीयर का मतलब होगा ये हॉलो है, तो जो भी चार्जेस होंगे अंदर कुछ नहीं होगा, जो भी चार्जेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आएगा, ठीक है। जो भी चार्ज होगा वो इसके सरफेस पे हर जगह पे आएगा। मैं पूरा भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट हर जगह आएगा, ठीक है। और अगर सॉलिड स्फीयर हुआ तो सॉलिड स्फीयर में आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर में हर जगह चार्ज आएगा। कैसे बोलोगे, तो ये देखो, ये है आपका, वो हॉलो था, ये सॉलिड है। सॉलिड में आपका ये मान लो सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर में जो चार्जेस होंगे वो चार्ज हर जगह होगा, सरफेस पे भी और अंदर में भी, ठीक है। आप कहीं पे भी लोगे तो आप वो चार्जेस जो होगा वो सरफेस पे तो होगा ही, पर अंदर कहीं पे भी होगा। देखो प्लस चार्ज यहाँ भी है, ठीक है, प्लस चार्ज यहाँ भी है, प्लस चार्ज यहाँ पे भी है, सरफेस के अंदर एज वेल एज ऑन द सरफेस, मतलब ऐसा, ठीक है, हर जगह पे चार्ज होगा। ये मैं 2D में बना रहा हूँ इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन हो, बट समझना ये है कि सॉलिड का मतलब हर जगह पे चार्ज होगा, अंदर भी सरफेस पे भी। और अगर हॉलो का बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा, अंदर कहीं पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये था सॉलिड आपका स्फीयर और या फिर हॉलो स्फीयर, ठीक है। अब आते हैं कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अगर आपको कंडक्टिंग स्फीयर का बात करेगा तो कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब कि वो कंडक्ट कर रहा है, और कंडक्ट कर रहा है तो सारा का सारा चार्ज जो रहेगा वो सरफेस पे हो जाएगा। क्यों, तो कंडक्टिंग है वो। कंडक्टिंग का मतलब क्या, कि चार्ज फ्लो कर सकता है, राइट। तो जो भी चार्ज होगा वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो कंडक्टिंग का मतलब हॉलो स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग का मतलब सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग का मतलब कि वो आपका क्या कर रहा है, वो कंडक्ट नहीं कर रहा है। कंडक्ट नहीं कर रहा मतलब कि जो चार्जेस जहां है वो वहीं रहेगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, हॉलो ही कंडक्टिंग है और सॉलिड ही नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, अब समझते हैं थिन शीट और थिक शीट, ठीक है। दो चीजें आएंगी, थिन शीट और थिक शीट। थिन शीट का मतलब है, मान लो ये हमारे पास एक शीट है, ठीक है। शीट का मतलब पतला सा चदरा ले लो या फिर आप कागज ले लो, कागज का ले लो, ठीक है। अब मैं उस कागज में, ये देखो, इस कागज में हर जगह पे चार्ज है, ठीक है। हर जगह पे क्या होगा, चार्ज होगा। तो ये थिन शीट है, ठीक है। अगर इस पे आप चार्ज देखोगे तो सिर्फ एक ही होगा, क्यू, ठीक है। ये सेम एज बबल का है। बबल में जैसे आपका दो सरफेस होता था, याद करो बताया था इलास्टिसिटी में आपको, इसके फ्लूइड में आपको क्या कहते हैं, बबल्स था और ड्रॉप था। ड्रॉप का एक सरफेस होता था और बबल का दो सरफेस होता था। उसी तरह थिन शीट का, ठीक है, उसी तरह हम लोगों का थिन शीट पे एक सरफेस होगा, ठीक है, वन सरफेस। लेकिन जैसे ही थिक शीट की बात करेंगे तो थिक शीट देखो ऐसा बनेगा, थिक शीट, ये क्या है, थिक शीट है। अब ये थिक शीट कैसा होगा, इसके दो सरफेस होंगे। कैसे दो सरफेस, दो सरफेस यानी कि एक आपका इस साइड वाला और दूसरा आपका जो छिपा हुआ है। एक साइड यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे होगा थिक शीट में, ठीक है, और दूसरा चार्ज कहाँ पे होगा, दूसरा होगा इस जगह पे, ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे ये वाला जो सरफेस दिख रहा है वो छुपा हुआ है, ठीक है।
तो वहां पे होगा। तो इस पे सिर्फ क्यू होगा, मगर इस पे जो होगा वो क्यू इस साइड भी है और क्यू इस साइड भी है, यानी कि टोटल जो चार्ज अगर लेंगे तो टोटल चार्ज लेंगे तो 2Q होगा। ठीक है, ये थिन शीट है और ये क्या है, ये थिक शीट है, इसको हम लोग बोलेंगे थिक। ठीक है, थिक शीट। और ये क्या है, ये है आपका हॉलो स्फीयर, और ये क्या है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में जो भी हम लोगों को प्रूफ देखना है, इन्हीं सब का प्रूफ देखना है कि इन सब के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कैसे निकालते हैं, इन सब का प्रूफ देखना है। हम लोगों का इस चैप्टर का सिर्फ यही 4 प्रूफ बचा हुआ है, 1 2 3 4। जैसे ही ये 4 प्रूफ खत्म होगा ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और ये चैप्टर खत्म यानी कि आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और वो 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भेजना है। एंड देन उस 100 क्वेश्चन के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अभी फिलहाल 2.5 मिनट बचे होंगे, तो कोई और डाउट किसी को समझ नहीं आया कि हॉलो क्या है, स्फीयर क्या है, सॉलिड स्फीयर क्या है, या फिर कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, या थिन शीट और थिक शीट, तो आप बताइए। हाँ शिवनंदन बोलिए। सर वो हॉलो स्फीयर और जो सॉलिड स्फीयर बताएं, इसमें कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन है। कंडक्टिंग हॉलो को बोलते हैं इसलिए क्योंकि कंडक्टिंग का मतलब चार्ज कंडक्ट होगा, मतलब चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज अंदर नहीं रहेगा, सारा का सारा चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, सरफेस पे। और हॉलो वाला में ही सारा चार्ज सरफेस पे होता है। जी सर। क्लियर। नॉन कंडक्टिंग का मतलब चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब चार्ज जहाँ है वहीं रहेगा। मतलब चार्ज अगर किसी सॉलिड है, आपका सॉलिड के अंदर है, कोई भी स्फीयर है उसके अंदर है, तो वहीं का वहीं रहेगा, और अंदर है यानी कि सॉलिड। ठीक है, जी सर। चलो, और बाकी को कोई और डाउट है तो 1 मिनट बचा हुआ है, आप पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का प्रूफ देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और कहाँ होता है। उसके पहले आप लोगों को आज मैं बोर्ड शेयर कर दूंगा, तो उस बोर्ड को शेयर करके आपको खुद से प्रूफ बिना देखे बनाना है। एक बार समझ लेना है बोर्ड देख के, फिर बिना देखे बनाना है, और फिर वापस से सबको सबमिट करना। और सब बना करके सबमिट नहीं कर रहे, ठीक है, तो जिन्होंने जो बना के सबमिट कर रहे हैं वो मैं नोटिस करता जा रहा हूँ। ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि बना के नहीं सबमिट करेंगे सर, नोटिस नहीं कर रहे हैं, तो गलत फहमी में है। इसलिए जो लोग नहीं बना के सबमिट करेंगे मुझे पता चले जाएगा, और वो अभी नहीं बाद में दिखेगा, मेरा तुरंत नहीं दिखता है। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफ देखेंगे। बाय बाय एवरीवन।